हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋतिक एंड वी आर वाचिंग DU कॉमर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर DU एमकॉम एंट्रेंस। इस वीडियो के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। ये वीडियो अगर आप एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी देख के जाओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि हम पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कवर करेंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स करेंगे वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम करेंगे कि बेसिक चीज़ें क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, नेचर। देन हम करेंगे कि कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। देन सेकंड जो टॉपिक है वो है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर हम सारी बेसिक चीज़ें एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट कवर करेंगे। बजट एंड बजटिंग, बजटरी कंट्रोल क्या होती है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट आर मोर इंपॉर्टेंट दैन दी अदर बजट्स, तो उन दोनों का डिफरेंस हम पता करेंगे। देन ट्रेडिशनल बजटिंग क्या होती है एंड जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ये देखेंगे। देन लास्ट में देखेंगे कि परफॉर्मेंस बजटिंग क्या होती है। कुछ क्वेश्चंस बजट से भी आ जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बजट से, जैसे कि पिछली बार शायद मास्टर बजट का क्वेश्चन आया था, तो वो भी हम देखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट्स क्या हैं। जो थर्ड हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरिएंस एनालिसिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर हम बेसिक ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पता करेंगे कि किस लिए यूज़ होती है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, जिसके अंदर हम मटेरियल वेरिएंस को कवर करते हैं, लेबर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। इन 3 वेरिएंसेस के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली हम मटेरियल वेरिएंसेस को कवर करेंगे। काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं मटेरियल वेरिएंसेस से, तो वो कवर करेंगे। देन फोर्थ यूनिट है मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग। दिस इज़ मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो बेसिक कवर करेंगे, उसके बाद डिफरेंस जानेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और मार्जिनल कॉस्टिंग का। देन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस में कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, वो भी हम करेंगे, जैसे कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशियो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये सारी चीज़ें। देन हम उनका इफेक्ट जानेंगे। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ रहा है तो बाकी सारी चीज़ों पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर पीवी रेशियो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो बाकी सारी चीज़ों पे क्या इफेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन इससे भी आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, ठीक है। देन जो लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिसीजन मेकिंग। काफ़ी बार मेक और बाय डिसीजन से आ जाता है, उसके अंदर हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे वेरिएबल चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है तो वो हमें याद रखने की ज़रूरत है, तो वो करेंगे अब हम। देन करेंगे कॉस्ट इन डिफरेंस या फिर कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं, ठीक है। और लो डिमांड के अंदर एंड हाई डिमांड के अंदर ब्रेक इवन और पीवी रेशियो का क्या रोल होता है, ठीक है, ऑन द फर्म। तो ये देखेंगे हम। ये कुछ 5 टॉपिक हैं हमारे मेजर 5 टॉपिक्स। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ें आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कवर हो जाएगी। तो धीरे धीरे अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वैसी अकाउंटिंग होती है जो कि मैनेजमेंट को, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, ठीक है। सबसे ईजी एंड बेस्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है। देन हमारा डिफरेंस आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल थोड़ा नैरो है स्कोप के अंदर एंड मैनेजमेंट वाइड है। नेचर क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को कंसर्न करता है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्लान एंड पॉलिसीज़ देखता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइडर्स के लिए रेलिवेंट होती है एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इनसाइडर्स के लिए होती है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो डील्स विद द बिजनेस एज अ होल, एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सिर्फ लिमिटेड एरिया ऑफ बिजनेस को कंसीडर करता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस था। और कॉस्ट अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन से ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुई है, ठीक है। और जो कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न करता है कुछ चीज़ों को, वो है सिर्फ कॉस्ट, एंड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कॉस्ट को भी लेता है और एज वेल एज इकोनॉमिक चीज़ों को भी लेता है, परफॉर्मेंस चीज़ों को लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि कंट्रोल करना कॉस्ट को, या फिर रेगुलेट करना, या फिर कमांड करना कॉस्ट को, यानी कि वो स्टैंडर्ड कॉस्ट से ऊपर ना निकल जाए। हमें कंट्रोल कैसे करनी है, कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट के पास रख के, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखे हैं पहले से ही। तो ये क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड प्लानिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन कैसे कि उन लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि यहाँ ये हमारी सेट स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ तक ही जाना है हमें,
इसके ऊपर या नीचे नहीं जाना, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना, सॉरी नीचे तो जा सकते हैं। उसके बाद है अप्रेजल मिलता है, डिसीजन मेकिंग में काम आता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन क्या है? कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द कॉस्ट, इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सर्विसेज रेंडर्ड विदाउट इम्पेयरिंग देयर क्वालिटी। क्वालिटी को कम ना किए बगैर हमें उसकी कॉस्ट पर यूनिट को कम करना है, रिड्यूस करना है। सबसे पहला स्टेप होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना। कॉस्ट कंट्रोल जहाँ ख़त्म होती है उसके बाद ही कॉस्ट रिडक्शन शुरू होती है, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल कर लिया यानी कि स्टैंडर्ड्स के पास ले आए हम कॉस्ट, एंड कॉस्ट रिडक्शन यानी कि हम स्टैंडर्ड से कम कर रहे हैं हमारी कॉस्ट, ठीक है, उससे हमें ही फ़ायदा होगा विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अब इन दोनों का मिक्स करके क्या बनता है? कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजर कस्टमर को सेटिस्फाई करता है कंटिन्यूसली रिडक्शन करके कॉस्ट की एंड मैनेज और कंट्रोल करके कॉस्ट को, ठीक है। तो ये था कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। अब हम सेकेंड यूनिट पे बढ़ते हैं जो कि है बजटरी कंट्रोल एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट यूनिट। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बजट क्या होता है। बजट इज़ अ मॉनेटरी प्लान, क्वांटिटेटिव प्लान, ठीक है, क्वांटिटेटिव, याद रखना ये चीज़, क्वांटिटेटिव प्लान है ये, ठीक है। एक्सप्रेस्ड होता है मॉनेटरी फॉर्म के अंदर, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और जिसके अंदर हम करते हैं एस्टिमेशन इन एडवांस, ठीक है। और बजटिंग क्या होता है? बजटिंग होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग बजट्स, ठीक है। एंड बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजटरी कंट्रोल होता है बजट्स को बनाना, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस कंपैरिजन करना स्टैंडर्ड बजट से एक्चुअल बजट्स को, कंटिन्यूसली कंपैरिजन होता है। देन टेकिंग नेसेसरी एक्शंस। बजटरी कंट्रोल है ना, तो कंट्रोल क्या होता है? कंपेयर करना चीज़ों को, देन डेविएशंस निकालना, देन टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो ये सारी चीज़ें वो करता है रिलेटेड टू बजट, ठीक है। देन जो ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल के वो क्या है? प्लानिंग, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है, रेमिडियल एक्शंस अगेंस्ट डेविएशंस के अगेंस्ट एक्शंस लेना, जैसे कहते हैं हम कंट्रोल, और इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बजट सेट हम तभी करते हैं ताकि हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। इट इज़ अ मोटिवेशनल टूल एज वेल। ये था बजटरी कंट्रोल, बजट एंड बजटिंग। अब मैं डिफरेंस बता दूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल के अंदर। ये इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार MCQs आ जाते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला जो इसका डिफरेंस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? इट इज़ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम दैट मेजर्स एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को मेजर करती है। और बजटरी कंट्रोल किसको मेजर करता है? इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम, इट इज़ अ कंट्रोल सिस्टम जो कि एक्चुअल एंड बजटरी रिजल्ट को कंपेयर करता है। किसको? एक्चुअल एंड बजटेड रिजल्ट को कंपेयर करता है। जो सेकंड डिफरेंस है वो है जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो लिमिटेड है कॉस्ट डेटा को लेकर, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट डेटा को कंसीडर करती है। और जो बजटरी कंट्रोल है वो कॉस्ट एज वेल एज इकोनॉमिक डेटा को भी कंसीडर करता है, ठीक है। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ यूनिट कंसेप्ट एंड बजटरी कंट्रोल इज़ अ टोटल कंसेप्ट, टोटल चीज़ों को लेकर चलता है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो यूनिट चीज़ों को लेकर चलती है। इसी वजह से इसका लिमिटेड स्कोप है और बजटरी कंट्रोल का वाइडर स्कोप है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको ये डिफरेंस बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर होता है वो वेरिएंसेस निकालते हैं, हम वेरिएंसेस को रिवील करते हैं और रिपोर्ट करते हैं। बट बजटरी कंट्रोल के अंदर कोई भी वेरिएंस को नहीं निकालते, रिपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उसी टाइम पे उस पर कंट्रोल के एक्शंस लिए जा सकते हैं, ये होता है, ठीक है। तो वेरिएंसेस को हम दिखाते नहीं हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट द सेम टाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर डिफरेंस है जो कि है वही की कंपैरिजन करता है एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को ऑफ एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और बजटरी कंट्रोल कंपैरिजन करता है एक्चुअल एंड बजटेड परफॉर्मेंस को, ठीक है। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें थी। उसके बाद हम जानेंगे कि फोरकास्टिंग एंड बजटिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, बजटिंग है एक फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एक प्लान है जो कि एक्सप्रेस होता है मॉनेटरी टर्म के अंदर। बट फोरकास्टिंग ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। फोरकास्टिंग मॉनेटरी टर्म के अंदर एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि एनालाइज करना पास्ट डेटा को और फ्यूचर के लिए मतलब एस्टिमेट करना फ्यूचर को। फोरकास्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ बताता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, टारगेट सेट नहीं करता वो। बट बजटिंग में क्या होता है? बजटिंग में कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को लेकर हम टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं। लेस फ्लेक्सिबल होती है बजटिंग, फोरकास्टिंग कैन बी मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। और जो बजटिंग है वो एक टैक्टिक टूल है, फोरकास्टिंग स्ट्रेटेजिक टूल है। ये छोटी मोटी चीज़ें थी। अब हम मेन टॉपिक्स पे बढ़ रहे हैं आगे, जो कि है बजट्स। सबसे मेन बजट्स है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड बजट। इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे हम। फ्लेक्सिबल से समझ में आ रहा है कि फ्लेक्सिबल इन नेचर।
अब वो फ्लेक्सिबल जो है वो फ्लेक्सिबल क्यों है एंड फिक्स्ड है तो वो फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि फिक्स्ड बजट इज़ ओनली बेस्ड ऑन वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, और जो फ्लेक्सिबल है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पे बेस है। फ्लेक्सिबल को ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं लोग, फ्लेक्सिबल को ही ज़्यादा माना जाता है रेदर देन फिक्स। फिक्स करेक्ट चीज़ें भी नहीं बताती है, करेक्ट रिजल्ट्स नहीं हमें देती है, फ्लेक्सिबल बजट हमें करेक्ट रिजल्ट भी देता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट में, फिक्स्ड बजट के अंदर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिफर नहीं करता, वो वहीं का वही रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कंपैरिजन परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस में और बजटेड परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। जो फ्लेक्सिबल बजट में होता है वो होता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस ईजिली हो जाती है, ठीक है, ईजिली हो जाती है, रिजिड नहीं होता वहाँ पे। कंडीशंस फिक्स्ड बजट में ये होती है कि इट अज्यूम्स दैट द वर्किंग कंडीशन रिमेन्स स्टैटिक, फिक्स्ड है, बट यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस चेंज होती रहती है फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है फिक्स्ड बजट के अंदर कोई भी क्लासीफाई नहीं किया गया है, बट इन फ्लेक्सिबल बजट वो वेरिएबिलिटी पे क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन फिक्स्ड बजट एंड ईजियर इन फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स्ड बजट इनइफेक्टिव है एज अ टूल ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड फ्लेक्सिबल बजट इज़ मोर इफेक्टिव, इसलिए ज़्यादा लोग इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट के अंदर डिफरेंस। नेक्स्ट बता दूं मैं, मास्टर बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मास्टर बजट हम करते हैं, ये होता है, इसे हम और क्या कहते हैं, प्लान्ड ऑपरेटिंग बजट। प्लान्ड ऑपरेटिंग बजट विच इज़ कंसिस्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड सर्व्स एज अ मोटिवेशनल टूल। ये आया था क्वेश्चन कि मास्टर बजट कौन सा टूल है, इट इज़ काइंड ऑफ अ मोटिवेशनल टूल, ठीक है। इंक्लूड्स ऑल लोअर लेवल बजट्स। ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि इसकी याद रखनी है मास्टर बजट की, और काफ़ी ज़्यादा तरह के बजट्स होते हैं बट वो इररेलेवेंट है फॉर दी एमकॉम एंट्रेंस। बट आप एक बार देख लेना, अगर कुछ पास्ट ईयर्स के अंदर बजट्स आए हैं तो एक बार आप उनको देख लेना और खुद कर लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पे अब हम बढ़ते हैं, ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, इनमें डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला, ट्रेडिशनल जो बजटिंग होती है वो उसका जो एम्फेसिस होता है वो होता है हाउ मच, ठीक है, और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का होता है वाई। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब है कि हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है, हम स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और जो अप्रोच होती है वो ट्रेडिशनल बजटिंग के अंदर वो होती है मॉनिटरिंग टूवर्ड्स दी एक्सपेंडिचर्स, और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है। यहाँ पे है कि सेफ प्ले हो रहा है ट्रेडिशनल बजटिंग में, ज़ीरो बेस्ड में हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ये ज़ीरो बेस्ड जो है वो मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल इज ट्रेडिशनल अप्रोच ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनल बजटिंग में कैसा होता है, इट ऑपरेट्स ओनली वर्टिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कम्युनिकेशन यानी कि टॉप टू बॉटम, और जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग में होता है वो हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक उसमें आया था MCQ के अंदर, जो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है वो स्टडी करती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल बजटिंग है वो एक्सपेंडिचर्स को ही स्टडी करती है, जिसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, ट्रेडिशनल बजटिंग। और जो हमारी ज़ीरो बेस्ड बजटिंग है वो CVP एनालिसिस करती है, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन CVP एनालिसिस। तो ये था ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का और ट्रेडिशनल बजटिंग का डिफरेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग काफ़ी बार आ जाता है, ठीक है। याद रखने की इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्क्रैच से शुरू होती है, बिल्कुल नीचे से, ठीक है। बजट्स आर बिल्ट अराउंड व्हाट इज़ नीडेड फॉर द अपकमिंग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग को सिनोनिमस भी कहा गया है, किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से। याद रखना है ये, परफॉर्मेंस बजटिंग इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स, जैसे कि परफॉर्मेंस बजटिंग रिक्वायर्स फिक्सिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड अ कंटिन्यूअस अप्रेजल ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। ये है इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में आ रहा है क्या है, ठीक है। परफॉर्मेंस बजटिंग यही होती है जो कि परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है ऑफ द एग्जीक्यूटिव। हाँ, एक और चीज़, रेशियोज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, कैपेसिटी रेशियो क्या होता है और कैलेंडर रेशियो क्या होता है। इनके फॉर्मूले मैं भी आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल देता हूँ। सबसे पहला है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या मेजर करती है, वो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेजर करती है अटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू 100।
ये फॉर्मूले आप याद रखना प्लीज़, क्योंकि एक क्वेश्चन तो गारंटीड आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछले सालों वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, तो ये याद रखना। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू में 100। देन सेकंड है कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो इंडिकेट करता है वेदर और टू वट एक्सटेंड बजटेड आवर्स ऑफ एक्टिविटी आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड। जो बजट आवर्स हमने सेट किए हैं वो एक्चुअली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कितने एक्सटेंड तक हो रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स इनटू में 100। ये इजी है, ठीक है। थर्ड इज एफिशिएंसी रेशियो। दिस रेशियो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी अटेन्ड इन द प्रोडक्शन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, सेम एज द एक्टिविटी रेशियो वाला, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू 100। ये था एफिशिएंसी रेशियो। लास्ट है कैलेंडर रेशियो, ये आता नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 3 रेशियो आप ये कर लेना, एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो। इसके फॉर्मूले मैंने बता दिए, इसको कहीं पे नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का डिफरेंस हमने देख लिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एस्टिमेट करता है कॉस्ट को या फिर कंट्रोल भी इस्टेब्लिश करता है। तो इन दोनों में से क्या है, कंट्रोल हमारा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट टू इस्टेब्लिश द कंट्रोल। सेकेंड है टू सेट स्टैंडर्ड्स, इसके ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं, टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू मेक बजटरी कंट्रोल मोर इफेक्टिव, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉस्ट हम पहले से प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, प्री डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं प्री डिटरमाइन कॉस्ट, ठीक है। वेरिएंसेस निकालते हैं। वेरिएंसेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब हम कंपेयर करते हैं और जो भी फेवरेबल या फिर एडवर्स वेरिएंसेस निकलते हैं उन्हें हम वेरिएंसेस कहते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस अच्छी है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, तो क्या निकलेगा, एडवर्स वेरिएंस। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, तो क्या निकलेगा, फेवरेबल वेरिएंस, ठीक है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं और एडवर्स को हम ए से डिनोट करते हैं। तो हम सीधा बढ़ते हैं वेरिएंसेस पर। 3 टाइप के वेरिएंसेस होते हैं, जैसे कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। लेबर एंड ओवरहेड को हम छोड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अंदर मटेरियल से क्वेश्चन आए हैं, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लेबर एंड ओवरहेड पे, तो हम डायरेक्टली आते हैं मटेरियल पे। मटेरियल वेरिएंस कौन सा होता है, देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है सबसे पहले, और ये किसको मिला के बनता है, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस को मिला के मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं बता दूं तीनों का। मटेरियल कॉस्ट का बताता हूँ सबसे पहले। मटेरियल कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब ये कैसे निकलेगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, वो निकलेगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस से हमारी एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी। इससे हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट निकलेगी, इससे एक्चुअल कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। सेकंड इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस ब्रैकेट में इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये है स्टैंडर्ड प्राइस का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड यूजेज या फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू में स्टैंडर्ड प्राइस। ये हमारा मटेरियल यूजेज का। नेक्स्ट है अब मैं बता दूं कि मटेरियल कॉस्ट किससे बनता है, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज से। तो मटेरियल यूजेज भी 2 चीज़ों से बनता है, मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। इन दोनों को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड को। अब मटेरियल मिक्स बता दूं मैं क्या होता है, जहाँ पे वेरियस वो होती है, वेरियस प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे मटेरियल मिक्स यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो हमें आँख बंद करके मटेरियल मिक्स को चूज़ करना है, ठीक है। ये था वेरिएंस एनालिसिस, जिसके अंदर हमने मटेरियल वेरिएंसेस को कवर कर लिया। तो इस वाले चैप्टर में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर में बस इतना ही था जो रेलेवेंट है हमारे एमकॉम के एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमें ब्रेक इवन एनालिसिस करना होता है एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे कि कंट्रीब्यूशन रिलेटेड, पीवी रेशो रिलेटेड, बीईपी सेल्स रिलेटेड, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम करेंगे। सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें बता दूं मार्जिनल कॉस्टिंग को लेकर। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, 3 चीज़ें आती है इसके अंदर। देखो
सबसे पहले डिफरेंशिएट करता है ये फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, डिफरेंशिएट करना। सेकंड चीज़ आती है असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, जब इंक्रीज इन वन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है तो उसको प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट लगती है वो हमें मार्जिनल कॉस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। थर्ड चीज़ है कि फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ और टाइप ऑफ आउटपुट, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट, क्या प्रॉफिट के अंदर चेंज आ रहा है वो किससे पता चलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग से, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें थी। क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट करती है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को, सेकंड चीज़ है मार्जिनल कॉस्ट को असर्टेन करती है, थर्ड चीज़ है फाइंडिंग आउट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, ठीक है, प्रॉफिट पे चेंज ड्यू टू चेंज इन आउटपुट, चेंज, ठीक है, चेंज जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल चीज़ होगी। अब बढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल चीज़ें उठाता है और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है वो टोटल कॉस्टिंग होती है, ठीक है, टोटल चीज़ें आती है वहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो होते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर वो होते हैं फंक्शनल बेसिस पे, जैसे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और जो मार्जिनल पे होते हैं वो होते हैं वेरिएबल या फिर फिक्स्ड, ठीक है, वेरिएबिलिटी पे होते हैं। अब जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वो फिक्स्ड कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड पे होती है, और यहाँ पे जो मार्जिनल चीज़ होती है, जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, वो वेरिएबल ओवरहेड्स पे होती है, वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है, मतलब जो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर है वो वेरिएबल चीज़ों पे चलता है। एब्जॉर्प्शन इज द टोटल कॉस्टिंग कंसेप्ट, ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आ जाते हैं हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन किसे कहा गया है, जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो, वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। एंड इसका एक रूल है कि अर्लियर द ब्रेक इवन द बेटर इट इज़। इसका मतलब क्या है, जितना जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा उतना एक फर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, तभी वो आगे जाकर क्या करेगी, प्रॉफिट्स को गेन करेगी, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अब इसके अंदर मैं बता दूं, जो पॉइंट बी है, ठीक है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे सेल्स इज इक्वल्स टू टीसी, टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब मैं यहीं भी आपको बता देता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। देखो, जो ब्रेक इवन जो बी है हमारा पॉइंट, जो वहाँ से जो एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्या शो करेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा उतनी प्रॉफिट मेकिंग हमारी ज़्यादा होगी। तो जो बी है, बी पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमारा। अब हम मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस पे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ये सारी चीज़ें करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम करेंगे, सबसे फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंट चीज़ों से निकाला जा सकता है। सबसे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट है S माइनस V, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इससे क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। सेकंड चीज़, कंट्रीब्यूशन और कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कैसे निकला, कंट्रीब्यूशन हमने जाना कि S माइनस V होता है। चलो पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्स कैसे निकलती है। सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है। अब क्या करना है, S माइनस V कर देना है, VC को यहाँ पे उठा लो, S माइनस V इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। S माइनस V क्या था, हमने जाना सबसे पहले कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये भी हमारा क्लियर हो गया। कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले, सेल्स माइनस VC, सेकेंड इज FC प्लस P। कंट्रीब्यूशन को हटा दो और याद रखना है, ठीक है, कॉपी में उतार लो जल्दी से और याद रखना है चीज़ को। सेकेंड है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला क्या है, C डिवाइडेड बाय S इंटू 100, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। सेकेंड फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100, ठीक है, इसको भी साइड में हटा दो। थर्ड फॉर्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100, इसको भी साइड में हटा दो, ठीक है, ये भी निकल गया हमारा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का और भी है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर आता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी बता देता हूँ मैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, इसको हटा दो, ये फर्स्ट फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। सेकेंड फॉर्मूला क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो समझ रहे हो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो को यहाँ पे ले आओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को प्रॉफिट के नीचे ले आओ, तो पीवी रेशियो ऑल्सो इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है,
ये भी हो गया, पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हो गया। अब सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन सेल्स या जिसे हम इन रुपीज़ भी निकालते हैं, इन यूनिट्स भी निकालते हैं। सबसे पहले इन यूनिट्स बता दूं मैं, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये हमारा यूनिट के अंदर निकल जाएगी क्या, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज़ निकालना हो तो FC अपॉन में पीवी रेशियो, सिंपल, इसको हटा दो। अब सेल्स कैसे निकलेगी, एट अ गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिट, एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स इक्वल्स टू, ये भी इजी है, FC प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें गिवन होगा FC प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, ठीक है। ये हमारा रुपीज़ के अंदर सेल्स निकल जाएगी। अगर यूनिट्स के अंदर निकालनी है तो FC प्लस डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट कैसे निकलेगा अगर गिवन लेवल ऑफ सेल्स है, ठीक है। पहले था कि सेल्स कैसे निकाले एट अ गिवन लेवल ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कैसे निकाले एट गिवन लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब इसी से ही फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट को प्रॉफिट की जगह लिया और प्रॉफिट को इक्वल्स टू के इस साइड लिया हो, तो क्या होगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ठीक है। ये भी हो गया। तो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं A to Z। अब हम एक क्वेश्चन करें क्या, अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, दिमाग लगाने वाला थोड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करना और मैं आंसर आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा इसका, या फिर कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। बट इसको थोड़ा पॉज करके आप क्वेश्चन उतारना, फिर आराम से करना, सारे फॉर्मूले आपको पता है। सो द क्वेश्चन इज, अ कंपनी हैज़ अ पीवी रेशियो ऑफ 40%, ठीक है, फुल स्टॉप। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल्स बी इंक्रीज टू ऑफसेट अ 10% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, बी 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये फाइंड आउट करना, तो आप आराम से फाइंड आउट करना। तो हमने बेसिक मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर ली है। अब मैं आपको इसके इफ़ेक्ट बताता हूँ कि FC इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, VC इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है FC डिक्रीजेस। अगर फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, क्या कंट्रीब्यूशन निकालने के वक्त फिक्स्ड कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं हम, नहीं करते, S-V होता है वहाँ पे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते तो कंट्रीब्यूशन हटा दो। कंट्रीब्यूशन के बाद अब आप आओ BEP पे, क्या ब्रेक इवन सेल्स होती है इफेक्ट FC से, क्या वो उसके फॉर्मूले में FC है, हाँ है, ठीक है। तो अगर FC डिक्रीज़ होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन सेल्स क्या होगा, बताओ, BEP भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और क्या पीवी रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा FC डिक्रीज़ होने का, बताओ, कोई चेंज नहीं आएगा पीवी रेशियो के अंदर, क्योंकि पीवी रेशियो भी किसको कंसीडर करता है, C अपॉन में S, यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, सेल्स जो भी है। नेक्स्ट इज FC अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इसका उल्टा आएगा, BEP इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ऐसे करके काफ़ी सारे इफेक्ट है, ठीक है। तो पीवी रेशियो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, ये सारे आप आराम से समझ सकते हो क्योंकि आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है। ये आप आराम से समझ सकते हो, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमें इंक्रीज़ का इफेक्ट और डिक्रीज़ का इफेक्ट देखना है, और ये क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब जो हम करेंगे वो डिसीजन मेकिंग है, बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर लो डिमांड है तो एक फर्म क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि हमारा BEP जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो सबसे पहले आ जाए। मैंने आपको बताया था ना, अर्लियर द ब्रेक इवन द बेटर इट इज़, ठीक है। जितनी जल्दी होगा उतनी ज़्यादा टाइम के लिए वो क्या कर पाएगी, प्रॉफिट को मेक कर पाएगी, इट कैन मेक मोर प्रॉफिट्स इन लो डिमांड। ये एक फर्म के लिए था, लो डिमांड के लिए। अब आ गया हाई डिमांड में क्या होगा, मुझे बताओ हाई डिमांड में क्या होगा। हाई डिमांड में जिस भी फर्म का पीवी रेशियो ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट मेक करेगी, सिंपल चीज़, ठीक है। लो डिमांड में जिसका BEP जल्दी है वो ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगी। सेकंड है जिसका पीवी रेशियो हाई डिमांड में ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है। ये हो गया डन। अब नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने की, वो है मेक और बाय डिसीजन। इसके अंदर क्या रेलेवेंट है, कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है, वो है फर्स्ट VC, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जहाँ पे भी मेक और बाय से कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे आपको आँख बंद करके VC को टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है, वो है अनचेंज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
इसका मैं आपको वो बता देता हूँ कि कैसे निकलता है। एक क्वेश्चन से आपको बता देता हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं वाइल मेकिंग द मेक और बाय डिसीजन। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, ना कि अनचेंज्ड फिक्स्ड कॉस्ट को। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम। वीसी इज़ गिवन 10 रुपीज़ पर यूनिट, आउटसाइड परचेज प्राइस इज़ 12 रुपये पर यूनिट, एंड जो इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट वो है 5000 रुपीज़ 5000। तो अब मेरे को बताओ कि 2000 यूनिट्स, जब एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 है और 3000 है, 2000 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स, तो क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की पिक आपके स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा मैं। तो देखो पहले हम 2000 यूनिट्स का लेके चलते हैं। 2000 यूनिट्स है, वीसी है 10, तो 2000 इंटू 10 इक्वल्स टू 20,000 प्लस में इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया? 25,000। ये क्या हो गई? मेक करने की चीज़, मतलब बनाने के लिए 25,000 रुपये लग रहे हैं। और अगर हम बाय करेंगे, बाय का क्या है? आउटसाइड परचेज प्राइस कितना है? 12। 2000 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 24,000। तो विच इज़ लेस एंड विच इज़ मोर? 25,000 ज़्यादा है, तो हम मेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। एंड अब खुद से 3000 यूनिट्स का निकालो। 3000 इंटू 10, 3000 इंटू 10 होगा तो कितना आएगा? 30,000 प्लस 5,000 इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो 35,000 बन जाएंगे अगर हम मेक कर रहे हैं उसको। अगर हम बाय करेंगे तो कितना? 3000 इंटू 12 तो कितना बन गया ये? 36,000। तो 35 या फिर 36, तो हम 35 लगाना चाहेंगे ना, विच मीन्स हम बनाना चाहेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये होता है मेक और बाय डिसीजन। इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड इज इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, अनचेंज फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। ठीक है, काफ़ी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये आया हुआ है। तो ये भी हमारा आज कंप्लीट हो गया। हाँ, एक और चीज़ रहेगी, वो है कॉस्ट इंडिफरेंस या फिर ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट या फिर कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, ये है इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि जो 12 रुपये का परचेज था, आउटसाइड परचेज प्राइस था, और वीसी कितनी थी? 10 थी, तो कितना हमने सेव कर लिया? 2 रुपये। ठीक है, और इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? 5000। 5000 अपॉन में 2 कितना आ गया? ठीक है, तो ये हमारा इंडिफरेंस पॉइंट हुआ, यानी कि 2500 यूनिट्स। 2500 यूनिट्स पे चाहे हम मेक करें चाहे हम उसे बाय करें, कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ये होता है कॉस्ट इंडिफरेंस या फिर कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट कॉस्ट। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रही हैं जो रह गई हो आप लोगों की। अगर आप इसको एट दी एंड भी देखोगे आपके एग्ज़ाम टाइम के पास, तब भी आपका ये हो जाएगा। अगर कोई भी क्वेरीज आपकी रह रही हो तो फॉलो करके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, बिना फॉलो करे भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग करते भी हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे जाके आप क्वेरीज ले सकते हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, वो भी ऐसी होगी जिसके अंदर हम बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।